और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी हैं। और आम आदमी पार्टी इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरह से अपनी नई पहचान बनाने में जुटी हुई है। वो पहचान कैसी है इसका आप एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि कल ही संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है कि इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है, आपत्तिजनक टिप्पणी की है और आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। संजय सिंह जी, आप पर जो आरोप लगे हैं, एफआईआर हुई है और आपने तो सीधे सीधे ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुरों की सरकार है। आप खुद ठाकुर हैं और इस तरह का बयान आप दे रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। योगी जी क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाना है और मैं प्रभु श्री राम की धरती अवध के क्षेत्र का छत्री हूं। मैं रघुवंशी मां के कोख से जन्मा हुआ छत्री हूं। राम के आदर्श क्या थे, आप मुझे बताइए। प्रभु श्री राम ने सेबरी के जूठे बेर खाए जी। निषाद राज ने उनको नैया से नदी पार कराई। भालुओं की, बानरों की, नल की, नील की, सुग्रीव की सेना बना के रावण का नाश किया और अपने हित को पीछे रख के जनता के हित को सर्वोपरि रखा। यह है राम राज्य। मैं ये चाहता हूं, योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, अच्छी बात है, ठाकुरों के लिए काम कीजिए, लेकिन बाकी जातियों की उपेक्षा मत कीजिए। ब्राह्मणों को लग रहा है उनके साथ अन्याय हो रहा है, राजभरों को लग रहा है उनके साथ अन्याय हो रहा है, पाल को लग रहा है उनके साथ अन्याय हो रहा है, निषाद को लगता है, सोनकर को लगता है, वाल्मीकि को लगता है, योगी जाट को लगता है, गुजर को लगता है। ऐसा क्यों है? संजय सिंह जी, योगी जी तो कहते हैं कि किसी योगी की कोई जाति नहीं होती है, उनको जाति में मत बांधो आप। अब आप तो सीधा उनको ठाकुरों का नेता बता दे रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में डीएमएसपी की पोस्टिंग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में थानेदारों की पोस्टिंग देख लीजिए, मुख्यमंत्री के सचिवालय में पोस्टिंग देख लीजिए। आप उठा के देख लीजिए, मेरी बात का प्रमाण आपको अपने आप मिल जाएगा। और ये भी आप किनारे कर दीजिए, जिस तरह से अत्याचार, अन्याय, जुल्म और हत्याएं हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको देख लीजिए। आप बताइए, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे प्रभात मिश्रा को मार दिया जाता है, उसके विरुद्ध कभी कोई एक एफआईआर नहीं, उसकी हत्या कर दी गई। खुशी दुबे, एक नव विवाहिता, 2 दिन पहले शादी होके आई, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। आए दिन एक ब्राह्मण परिवार से मैं मिलने गया था प्रयागराज में, 4 लोगों के परिवार के वैद्य परिवार था, गला काट के हत्या कर दी गई। तो अगर यह सवाल ब्राह्मणों के मन में उठ रहा है, एक गुस्सा है, नाराजगी है, तो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। अब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकार है, आपको 24 करोड़ लोगों के लिए काम करना चाहिए। और मैं एक बात आपको और बता दूं राजवीर जी, ये एक बात को समझना पड़ेगा हम लोगों को। उत्तर प्रदेश आज पीछे क्यों है? उत्तर प्रदेश में विकास को गति क्यों नहीं मिल पाती? अगर जातियों की सरकार चलेगी, धर्मों की सरकार चलेगी, तो कोई सरकार लोगों का भला नहीं कर पाएगी। इसलिए 24 करोड़ लोगों की यहां पर सरकार चाहिए। हमारे स्कूल नहीं बन पाते, अस्पताल नहीं बन पाते, सड़कें नहीं बन पाती, पानी बिजली नहीं मिल पाता, रोजगार नहीं मिल पाता, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो जाती है यूपी में। लेकिन क्या जाति धर्म, इससे बाहर निकलना पड़ेगा सरकारों को। मैंने ये सवाल उठाया। नहीं संजय सिंह जी, योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करें, लेकिन बाकी जातियों की उपेक्षा न करें। मेरा सीधा सवाल ये। संजय सिंह, आप बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के और आप राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन ये सवाल तो आप ही उठा रहे हैं कि अब अगर आप कहते हैं कि जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, अच्छा, इसको हवा तो आप दे रहे हैं। अच्छा, हवा इसलिए दे रहे हैं कि आप जो है, आप सीधे ब्राह्मणों पर निशाना साध रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छा, आप जो है दिल्ली से आकर अगर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं कि भाई ये तो गलत बात है। नहीं, पहली बात तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं, 16 साल तक मैंने वहां रेडी पटरी वालों के लिए काम किया। मेरी पूरी राजनीति सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की है, जो यहां से 140 किलोमीटर दूर है। और मैं दिल्ली में भी राजनीति करता हूं, वहां भी यूपी बिहार के लोग हमसे बहुत बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ये सवाल सबके मन में है और आपने जो मुझसे कहा उसका जवाब आप मुझसे सुन लीजिए। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूमि पूजन के कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भूमि पूजन के कार्यक्रम में बुलाई जाती हैं, तो देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाए जाते? मुझे इसका जवाब समझा दीजिए। आप बता दीजिए मुझे। तो आप ये कहना चाहते हैं वो दलित थे इसलिए उन्हें नहीं बुलाया? निश्चित रूप से
दलित वोट बैंक के लिए दलित राष्ट्रपति तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, लेकिन अपनी मानसिकता के कारण दलित को बगल में बैठा के भूमि पूजन नहीं करा सकती। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी विचारधारा है। इस सच्चाई को हमें पहचानना पड़ेगा। इसलिए आप उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैंने सच बोल दिया, उससे सारे लोग नाराज हैं। तो सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। 6 मुकदमे आपने हमारे खिलाफ लिखवा दिए अलग अलग जिलों में। डर नहीं लग रहा है कि मैं तो कह रहा हूं 1700 लिखवाइए ना। 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी अगर सभी थानों में मुकदमे नहीं लिखवाएंगे तो मैं समझूंगा थानेदार भी उनकी नहीं सुनता। आप लिखवाइए 1700 थाने मुकदमे, लेकिन मेरी बातों का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर 8 पुलिस के जवान मारे जाते हैं, एक एक परिवार से मैं मिलने गया। संजीत यादव का अपहरण होता है, हत्या हो जाती है, उनके परिवार से मिलने गया। ब्रजेश पाल का अपहरण हो गया, हत्या हो गई, उनके परिवार से मिलने गया। विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या हो गई, उनके परिवार से मिलने गया। और राजवीर जी मैं आपको बता दूं, सुनेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। मैं गया था उन परिवारों से भी मिलने प्रयागराज में जिनके 4 परिवार के लोगों को गला काट के हत्या कर दी गई। और एक दलित परिवार से मैं मिलने गया जौनपुर मढ़ियाऊ, वहां पर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। मां मिलने के लिए आई, रो रही थी, बिलख रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ था बहन जी? लोगों ने कहा इनके आवाज नहीं है। सरकार, ये हालत है उत्तर प्रदेश सरकार में। तो ये आप चाहते हैं मैं बोले ना इस अत्याचार के खिलाफ? नहीं, और सबको बोलना चाहिए, सबका धर्म है। ये जातियों के संगठन बना के आप समाज का भला नहीं कर सकते, देश का भला नहीं कर सकते, यूपी का भला नहीं कर सकते। सरकार ये दावा करती है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ खुद ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार में किसी भी तरह से कहीं जातिवाद नहीं है। और अगर ऐसे में सीधे सीधे ये बोला जाए, आप बोल रहे हैं, कल को और भी कई लोगों के इस तरह के वक्तव्य सामने आए, उनके कुछ विधायक बोल रहे हैं जो ओबीसी या एससी हैं, तो इसका मतलब तो यह है कि कहीं ना कहीं चीजें जो आप बोल रहे हैं वो सच है, वो आगे से गड़बड़ है। निश्चित रूप से गड़बड़ है। मैं तो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं। आपको कहीं प्रमाण लेने की, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप आंकड़े उठा दीजिए। उत्तर प्रदेश के थानों में 2002 का आदेश है राजवीर जी। 2002 में एक आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार का कि थानों की नियुक्तियों में सभी जातियों के अधिकारी पोस्ट होने चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के थानों के रिकॉर्ड सामने रख दीजिए अपने चैनल पे। आप जिला अधिकारियों के रिकॉर्ड रख दीजिए, एसपी के रिकॉर्ड रख दीजिए, मुख्यमंत्री सचिवालय के रिकॉर्ड रख दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप मेरी बात पे मत मानिए, आप वो आंकड़े अपने चैनल पे दिखा दीजिए। ये कोई नई बात तो है नहीं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो यही आरोप अखिलेश यादव पे लगते रहे कि जितने यादव हैं सब थानेदार, मैंने सिर्फ थानेदार हैं। बसपा सरकार रही तो ये आरोप मायावती पर लगते रहे। तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैंने सिर्फ एक बात आपको कहा राजवीर जी, देश पहले है, यूपी पहले है, यूपी की जनता पहले है, राष्ट्र पहले है या जाति पहले है, ये हम लोगों को तय करना पड़ेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो। तो इसलिए मैंने एक सवाल यह उठाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ लोगों के हित में काम करने वाली सरकार चाहिए, जो लोगों को रोजगार दे सके, अपराध यहां पे कम कर सके। यहां पे बेटियां सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, पुलिस सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं। सुरक्षित कौन है? अपराधियों का, पुलिस का, नेताओं का एक गठजोड़ चल रहा है। संगठित अपराध यूपी के अंदर चल रहा है और उस पर हमने सवाल उठा दिया तो हम अपराधी हो गए। नहीं तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां घटनाएं हो रही वहां जाएंगे आप, उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? जा रहा हूं, हर जगह जा रहा हूं। आप बताइए पिछले दिनों जितनी घटनाएं हुई हैं मैं हर जगह पहुंचा हूं। एक निषाद परिवार के पति पत्नी दोनों की हत्या हो गई कानपुर में, बहुत ही गरीब परिवार, उनके परिवार से गया मिलने के लिए। तो जहां जहां भी घटनाएं हो रही हैं मैं जा रहा हूं। आप सोचिए, शर्म आती है सुन के भी। शहीद जिलाजीत यादव, उनके परिवार से मिलने के लिए, उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जब मैं गया तो पत्रकारों ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूं ये, आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, पत्रकारों ने बताया 36 घंटे तक जौनपुर के प्रशासन ने उनके परिवार से संपर्क नहीं किया। क्यों आखिर बताइए आप? जिलाजीत जी तो पूरे देश के लिए शहीद हुए ना। 36 घंटे तक आपका प्रशासन उनके परिवार के पास शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं जाता। अच्छा, नहीं, आपकी बातचीत से संजय जी ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से दावा करती थी कि वो कभी कास्टिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करेगी भविष्य में, अभी नहीं करती, भविष्य में भी नहीं करेगी, लेकिन जो आपकी बातचीत हो रही है, हमसे बातचीत हो रही है, इससे ये बात तो साफ हो गई है कि
उत्तर प्रदेश में राजनीति करना है तो कास्टिज्म पे आपको आना पड़ेगा। कास्टिज्म की बात मैं कहां कर रहा हूं? आप इसका इनडायरेक्टली क्या मतलब है? मैं क्या कह रहा हूं? इनडायरेक्टली इसका क्या आप मतलब बताइए मुझे। 24 करोड़ लोगों के लिए न्याय मांगना ये कास्टिज्म हो गया? अगर मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार सबकी होनी चाहिए तो ये जातिवाद है। बिल्कुल जातिवाद इसलिए है कि आप एक तरफ आप देखिए, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पे ठाकुर होने का, कि ठाकुरों की ही सिर्फ सुनी जा रही सरकार में और किसी की नहीं सुनी जा रही। ब्राह्मणों को, चूंकि ये एक ट्रेंड उत्तर प्रदेश में चल गया है कि अब ब्राह्मणों को लेकर अगर आप बात करेंगे, ब्राह्मणों के फेवर में बात करेंगे, तो आप इसका मतलब ये है कि आप सीधे सरकार के एंटी जा रहे हैं और ब्राह्मणों की एक देखिए लामबंदी है। देखिए मुझे आप बताइए, मुझे ओम प्रकाश राजभर जी मिलने आए, मुझे यादव सभा के लोग मिलने आए, मुझे कल लोनिया समाज के लोग मिलने आए, मुझे पासवान समाज के लोग मिलने आए, पासी समाज के लोग मिलने आए, मुझे तो तमाम जातियों के लोगों ने, नाई समाज के लोग मिलने आए, जाट समाज ने मुझे समर्थन दिया, ब्राह्मण समाज ने समर्थन दिया। तो क्या सारे के सारे गलत हैं? ओम प्रकाश राजभर जी 8 जातियों के एक राजनीतिक दलों का जो संगठन है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें कुशवाहा भी हैं, पाल भी हैं, निषाद भी हैं, बिंद भी हैं, नाई भी हैं, लोनिया भी हैं, राजभर भी हैं, उनके वो नेता हैं। और उन्होंने कहा कि जो बात आपने कही वो सच कही। आज हर जाति वर्ग के बीच में उपेक्षा का भाव है। तो ये रामराज्य नहीं हो सकता राजवीर जी, ये भगवान श्री राम के राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। तो सरकार चलती है, गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं। अभी मुझे दिल्ली का प्रकरण याद आ रहा है कि देखिए, जब कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार उसको रोकने में नाकाम साबित हुई, ऐसा बीजेपी ने कहा। अमित शाह जी ने मोर्चा संभाला, गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला, उसके बाद चीजें नियंत्रण में आई। तो क्रेडिट आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए या अमित शाह जी को मिलना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि अमित शाह जी गांधीनगर में भी संभाल लेते जी, उत्तर प्रदेश में भी संभाल लेते, जहां पे भाजपा शासित राज्य है वहां भी संभाल लेते। तो दिल्ली में उन्होंने तो इसलिए नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि निश्चित रूप से कुछ चीजों में उन्होंने मदद की, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन यह कहना कि सारी पॉलिसी, सारा निर्णय, सारा हित का काम अमित शाह जी ने किया, वो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ अन्याय होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने होम आइसोलेशन का सबसे सक्सेसफुल मॉडल लड़ के दिल्ली में लागू कराया। 90% आज रिकवरी रेट है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए 2 प्लाज्मा बैंक वहां पे बनाए। आज दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है वो हमारा घट के 8-9% आ गया है। दिल्ली में हमने ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड का अतिरिक्त इंतजाम करके रखा, हमने तैयारियां की, हमने स्वास्थ्य के ऊपर इन्वेस्ट किया दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में चुनाव जब हम लड़ते हैं राजवीर जी, चुनाव में हमने मुद्दों की बात की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की। हम जाति धर्म की बात नहीं करते। आते आते तो सर चुनाव आते आते दिल्ली में भी क्या हुआ था, देखिए क्या हुआ बताइए आप। पोलराइज हुआ ना आप, उन्होंने किया ना, हमने किया हो तो बताइए। वो तो उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहा, उन्होंने शाहीन बाग को मुद्दा बना के चुनाव भटकाने की कोशिश की, हमने तो नहीं किया। चलिए खैर, मुद्दा बड़ा इधर जाएंगे तो थोड़ा बात बदल जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि लॉकडाउन फेज 1-2 में जब शुरू हुआ था तो उस दौरान दिल्ली में तमाम जो बाहर के प्रवासी मजदूर रह रहे थे, तो एक ये बात आई निकल कर कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने तमाम लोगों को भड़का दिया कि ट्रेनें जा रही, गाड़ियां जा रही। 100% झूठा आरोप है। 100% झूठा आरोप। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद जब अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे, उस समय मैं सड़कों पे निकल के लोगों के लिए काम कर रहा था। मेरी बात मत मानिए, जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए दिल्ली के अंदर। उस वक्त मैंने अपने साथ बिठाल के अपने सांसद का जो कोटा साल भर का मिलता है, सारे यात्रियों को लेकर मैं बिहार छोड़ने के लिए गया था। उस वक्त मैंने लोगों से चंदा इकट्ठा करके जगह जगह की, यूपी की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, जहां जो लोग जाना चाहते थे बसों से उनके भेजने का काम किया। महीनों तक तो ये रसोइयां चलाने का काम। कौन से लोग थे फिर जो ये भ्रम फैला रहे थे? तमाम भ्रामक खबरें आ रही थी, तमाम बातें निकल के आ रही थी कि ऐसा जो हुआ इसके पीछे आम आदमी पार्टी के लोग थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अफवाह कंपनी है, उसका कोई जोड़ नहीं है। अफवाह फैलाने में, झूठ फैलाने में 3 घंटे में पूरी दुनिया में गणेश जी को दूध पिला देते हैं। तो उनकी बात मत कीजिए आप। वो क्या, कब, कैसे प्रचारित कर, क्या हुआ गुजरात के अंदर? झारखंड के लोगों ने झारखंड के लोगों को भाजपाइयों ने पीटा, टिकट के पैसे ले लिए और उसके बाद मारा भी। गुजरात में जगह जगह पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों ने आंदोलन किया, किसी ने आवाज उठाई उसके लिए? और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कई महीनों तक लगातार रसोइयां चलवाई, 10 लाख लोगों की प्रतिदिन दोनों वक्त की,
और उसके साथ साथ 5,000 रुपए मजदूरों के खाते में देने का काम किया। हम लगातार लोगों के हित में सोचते हैं, काम करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनके लिए हमारी सरकार चलती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विपक्ष उस मजबूती से नहीं आ रहा संजय सिंह जी, जिस मजबूती से दिखता था इससे पहले। जो हम लोग भी देखते थे कि जब विपक्ष की बात आती थी तो विपक्ष कितना हावी होता था सड़कों से लेकर हाउस तक में। तो क्या इस बात का फायदा संजय सिंह उठा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आना चाहिए। विपक्ष का काम लोकतंत्र में यही है, सच बोलिए, लाठी चले तो बर्दाश्त कीजिए, के विपक्ष से जेल जाना हो तो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए होना चाहिए। नहीं, उस भूमिका से संतुष्ट है जो अभी विपक्ष सरकार के विरोध में और मुखरता के साथ विपक्ष को आना चाहिए। विपक्ष की शून्यता के कारण ही आज योगी जी इतना बेअंदाज होकर और तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। बताइए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सवाल उठाना जुर्म हो गया? अगर कोई पत्रकार मिड डे मील की खबर कर दे तो उस पर FIR हो जाती है, जेल हो जाती है जी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से शासन चलाने की कोशिश योगी जी कर रहे हैं। तानाशाही से लोकतंत्र नहीं चलता, डंडे से लोकतंत्र नहीं चलता, संवाद से लोकतंत्र चलता है। अच्छा, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? क्या, चूंकि तमाम लोग आपसे मिले भी, चाहे सुहेल देव समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर की आपसे मुलाकात हुई, और भी तमाम जो कुछ दल हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आपसे मुलाकात की, तो क्या रोड मैप क्या है आम आदमी पार्टी का? देखिए, अभी हम लोग एक मजबूत संगठन का निर्माण गांव-गांव करने में जुटे हुए हैं, और इस कोरोना की महामारी में जो हम सबसे बेहतरीन काम कर सकते थे, ऑक्सीमीटर का कैंप हम गांव-गांव, कस्बों में, शहरों में लगवा रहे हैं, जहां पे लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक करना और उनके साथ संवाद करना, उनको कुछ जानकारियां देना, ये सब हम अभी कर रहे हैं। गांव में एक मजबूत संगठन बनाना, और पहला चुनाव हमारा जिला पंचायत का आएगा, उसमें हम मजबूती से चुनाव में भी पंचायती चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी इस बार? निश्चित रूप से जिला पंचायत के जो चुनाव आएंगे और पंचायत के जो चुनाव है उसको लड़ेंगे। अच्छा, गठबंधन को लेकर आपने कोई अलायंस को लेकर सोचा है? क्योंकि आपकी अभी उस पर समय लगेगा, उस पर राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व जो है वो निर्णय लेगा। उस पर अंतिम निर्णय जो होगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा, लेकिन अभी बातचीत जो हुई है काफी सार्थक दिशा में हुई है। अच्छा, संगठन उत्तर प्रदेश में कहीं आम आदमी पार्टी का उस मजबूती से तो दिखता नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अभी आप खुद ही कह रहे थे कि विपक्ष नहीं दिखता, और पिछले एक सेकंड राजवीर जी 3 महीने से कौन सा विपक्ष दिख रहा है यूपी में? मुझे बता दीजिए आप, कौन सा विपक्ष दिख रहा है? आम आदमी पार्टी के अलावा कोई विपक्ष दिख रहा हो तो बताइए। इसका तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए संजय सिंह आए सर? नहीं, संजय सिंह अकेले हमारे बस का कुछ नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, पार्टी संगठन से बनती है, पार्टी में एक एक साथी का बहुत महत्व होता है। कोई आम आदमी पार्टी अकेले नहीं बढ़ा सकता, ना संजय सिंह ना कोई व्यक्ति। सर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक ऐसा मामला है जिसको लेकर जब अखिलेश यादव यहाँ मुख्यमंत्री थे तो कानून व्यवस्था का ही मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन अब अगर चाहे आप NCRB के आंकड़े देख लीजिए या NCRB के आंकड़ों को छोड़ भी दीजिए, आप आए दिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसको देख के लगता नहीं कि जिस कानून व्यवस्था पे सरकार आई थी वो सरकार अब उस मजबूती के साथ नहीं खड़ी है। अब आज एक बड़ी घटना हुई है, इसलिए मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ। आज एक बड़ी घटना हुई है, 17 साल की ईट भट्टा मजदूर की बेटी गोरखपुर में, उसके साथ गैंगरेप होता है जी, और उसको ऐसे मरते हालत में फेंक दिया जाता है जी। उसके बाद अधिकारी 4 घंटे बाद संज्ञान लेते हैं, 4 से 5 घंटा लगता है लोगों को वहां पुलिस पहुंचने में। तो जब इस तरह की स्थिति है, या फिर लखीमपुर खीरी का मामला देख लीजिए, या बहुत सारे आए दिन मामले आ रहे हैं जी। देखिए, आपने उठाया कि अखिलेश यादव जी की भी सरकार थी, उस समय भी क्राइम था। उत्तर प्रदेश में अलग अलग सरकारों के समय में क्राइम रहा है, लेकिन आपको याद होगा एक बदायूं कांड हुआ था अखिलेश यादव जी की सरकार में, और उस बदायूं कांड पे पूरे देश में हंगामा हुआ था। आज उस तरह का बदायूं कांड उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, जिले-जिले के अंदर हो रहा है। आज उस तरह का बदायूं कांड जिले के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। आपको शर्म आएगी सोचकर भी, और किस तरीके से दरिंदगी आप बताइए, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई, छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या कर दी गई, और उसके साथ किस तरीके से वो किया गया, नृशंस हत्या की गई इसकी। अभी जो मैं मढ़ियाऊ का मामला जौनपुर का बता रहा था, अभी आज आपने बताया गोरखपुर में 2-3 दिन पहले पिपराइच के अंदर एक बच्ची के साथ छेड़खानी की जा रही थी, तंग आकर उसने आग लगा ली, खुद को आत्मदाह कर लिया। आज बच्चियां उत्तर प्रदेश में, बेटियां मानसिक प्रताड़ना और एक बड़े खतरे से डरी हुई हैं। उनको घर से बाहर निकलने में डर लगता है, मां बाप को बच्चियों को घर से बाहर भेजने में डर लगता है।
ये हालत है प्रदेश की। अपराध होना एक अलग बात है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो हालत है इसको जंगल राज भी कहना कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है। यहां कोई कानून नहीं बचा है, कोई किसी को कहीं ठोक दे रहा है, कोई कहीं किसी को मार दे रहा है। अच्छा, दिल्ली में सर कोरोना को लेकर एक समय आया, ऐसा बहुत कोरोना हावी हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे नियंत्रण में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई बार एग्जाम्पल दिया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कई बार एग्जाम्पल दिया गया कि जितनी अच्छी स्ट्रेटजी से उत्तर प्रदेश कोरोना से लड़ रहा है, उतनी अच्छी स्ट्रेटजी से कोई भी अन्य स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं लड़ रहा है। लेकिन अब स्थिति उसके उलट है, बिल्कुल दो कैबिनेट मंत्रियों की मौत कोरोना से हो जा रही है और आए दिन आंकड़ा जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपको लगता है कि इसमें किसी तरह की सुधार की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिद के साथ कोई सरकार नहीं चलती और जिद के साथ कोई योजना भी नहीं बनती जी। योगी जी ने टीम 11 बनाया। अब वो टीम 11 क्रिकेट मैच खेलने के लिए बनाया कि कोरोना से लड़ने के लिए बनाया? एक भी एक्सपर्ट नहीं उसमें, एक भी डॉक्टर नहीं उसमें, महामारी से कैसे लड़ना है इसका जानकार कोई नहीं उसमें, और यहां तक कि स्वास्थ्य मंत्री भी उसमें नहीं है। तो डेमोक्रेसी में आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाने के बजाय ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर चलाएंगे, लोगों के फीडबैक के हिसाब से काम नहीं लेंगे, तो ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां पर कि 2 कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी जान गंवाई कोरोना से। ये हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है, ये बहुत दुखद है। मेरी गहरी संवेदना है उनके परिवार के प्रति, जो 2 कैबिनेट मंत्री, हमारे देश के एक पूर्व क्रिकेटर और प्रदेश के मंत्री, और एक हमारी जो कानपुर से कैबिनेट मंत्री थी, उनकी जान चली गई। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन आप कोरोना से लड़ने की जो तैयारी है, आपने 31 मई को कह दिया कि साहब हमारे पास 1.5 लाख बेड है। आप जाके देख लीजिए, इसी लखनऊ में ना ऑक्सीजन बेड मिल रहा है, ना वेंटिलेटर बेड मिल रहा है। लोग बेड के लिए हफ्ते हफ्ते चक्कर काट रहे हैं। झूठ बोल रही है सरकार। होम आइसोलेशन आप 20 दिन पहले लेके आए, होम आइसोलेशन शुरू से क्यों नहीं लागू किया आपने? हम बार बार कहते रहे कि होम आइसोलेशन एक सक्सेसफुल मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है। सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं। योगी जी की स्ट्रेटजी के तो प्रधानमंत्री जी तारीफ कर चुके हैं कोरोना को लेकर। देखिए, ऐसा है कि आज वही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल सबको फॉलो करना चाहिए। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? इसलिए तो दिल्ली का एक सक्सेसफुल मॉडल, अमित शाह ने एग्जांपल पेश किया ना सर, इसलिए तो ठीक है। अब अगर कोई भाजपा वाले उनको क्रेडिट देना चाहते हैं तो दें। केजरीवाल जी ने तो मैं तो काम बता रहा हूं ना आपको। एक निर्वाचित सरकार, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने युद्ध स्तर पे काम किया, दिन रात मेहनत करके काम किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने दिन रात मेहनत करके काम किया, उनका जीवन जाते जाते बचा। आपको मालूम होना चाहिए, वेंटिलेटर तक पे गए वो। तो ये क्रेडिट लेने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, दिल्ली में अभी भी सरकार जो है अपने हक की लड़ाई लड़ती, तमाम मामलों में तमाम मामले ऐसे हुए कि सरकार से, आपको केंद्र सरकार से लड़ना पड़ा अपने सरकार के एक अधिकारों के लिए, जो दिल्ली सरकार के जो अधिकार होने चाहिए उनको लेकर लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ये कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि जब आप अन्य राज्यों में अगर सरकार में आते हैं, किसी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो आप उनके हक की आवाज उठाएंगे? जब आप दिल्ली में मल्टीपल गवर्नेंस का सिस्टम है। वहां पे एक एलजी की पावर है, एक केंद्र सरकार की पावर है, एक डीडीए की पावर है, एक एमसीडी की पावर है, एक स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। वहां पे मल्टीपल गवर्नेंस का सिस्टम है। उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में यह समस्या नहीं है। वहां पर एक निर्वाचित फुल फ्लेज गवर्नमेंट होती है। तो वो कठिनाई जो दिल्ली में हमें झेलनी पड़ी, और जो विभाग हमारे पास हैं जहां पे हमें काम करना है, आज आप उसको देखिए ना। दिल्ली हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट का ग्राउंड बना हुआ है। आज दिल्ली में 98% इंटर का रिजल्ट आया, अपने आप में कीर्तिमान है। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का जो हमारा मॉडल है, उसकी तारीफ कोफी अन्नान जी ने की, उसकी तारीफ दुनिया के तमाम देशों ने किया। दूसरे राज्य भी वो हेल्थ का मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल अपना रहे हैं। दिल्ली में जो विभाग हमारे पास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है। हम पे लोग हंसते थे, राजवीर जी कहते थे बिजली आप कैसे फ्री दे सकते हैं, बजट बर्बाद हो जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री दे के दिखाई, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे करके दिखाई। दिल्ली के अंदर हमने पानी मुफ्त करके दिखाया, और उसके बावजूद मुनाफे का बजट दे के दिखाया, क्योंकि एक वहां पर पढ़ा लिखा आईआईटीएन एक समझदार मुख्यमंत्री है जो जनता के पैसे को जनता के हित में इस्तेमाल करता है।
अच्छा, आगे आने वाले समय में क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? चूंकि जो हमारे पास खबर है कि हम लोगों ने जो हमारे जो सोर्सेज हैं, हमने जो पढ़ा है, वो ये बता रहे हैं कि आप पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये तो कोई स्ट्रेटजी है इसको लेकर? इसको लेकर अलग अलग राज्यों में टीम बनी हुई है और अरविंद केजरीवाल जी बीच बीच में उनकी समीक्षा भी लेते रहते हैं, जानकारी भी लेते रहते हैं कि किस राज्य में किस तरह का काम चल रहा है। तो उस पर हम लोग जुटे हुए हैं और एक मजबूत संगठन का निर्माण और जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उसको लेकर लड़ाई भी और संघर्ष भी चल रहा है। अभी आपने ऑक्सीमीटर की बात कही कि ऑक्सीमीटर को लेकर आप काम कर रहे हैं, लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी करवा रहे हैं, तो ऑक्सीमीटर क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, जो कोरोना के मामले में केजरीवाल जी की सरकार ने अनुभव किया और जो उनका व्यक्तिगत अनुभव भी रहा और डॉक्टरों का भी जो फीडबैक रहा, इसमें मरीज गंभीर कब होता है? मरीज गंभीर उस वक्त होता है जब उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। कोरोना में सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब उसका ऑक्सीजन लेवल किसी व्यक्ति का कम होता है। तो ऑक्सीजन जो है आप अपना लेवल चेक करते रहिए। अगर आपका ऑक्सीजन कम होता है, आप एम्बुलेंस से या जो भी हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट का है उसको सूचना दीजिए, हॉस्पिटल में जाइए, अपना कोरोना चेक कराइए और अगर कोरोना निकलता है तो एडमिट हो जाइए, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन अगर आप इससे बेपरवाह रहे, आपको लगा कि नहीं साहब खांसी आ रही है तो ऐसे ही होगी, या सांस फूल रही है ये तो ऐसे ही होगा, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है ये तो ऐसे सामान्य होगा, तो फिर आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो इसलिए ये अभियान पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी चला रही है और हम ये पूरी कोशिश करेंगे, किसी की जान नहीं जानी चाहिए कोरोना से, जीवन बचना चाहिए लोगों का, इलाज हो जाए, भर्ती हो जाए आदमी या घर में रह के उसका इलाज हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन जान नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी जैसे है, प्लाज्मा बैंक बना के वहां पे जो लोग ठीक हो चुके हैं उनसे प्लाज्मा लेना और फिर जो गंभीर मरीज हैं उनको प्लाज्मा चढ़वाना, तो इससे एक बहुत सारे लोगों का जीवन दिल्ली में बचाया जा सका। तो मैं तो ये बेहतर और होता कि अगर ये आप किसी भी माध्यम से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संवाद करते तो इससे एक बेहतर राजनीति भी निकल के सामने आती। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देखिए हमारी उनकी व्यक्तिगत, वो चाहे मुझे कितने FIR लिखाएं, कुछ भी करें, वो एक अलग विषय है, उसको छोड़ देते हैं किनारे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, इस मामले में निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि प्रदेश की जनता के हित में अपनी कृपा करके एक टीम आप भेजिए दिल्ली और जो मॉडल वहां की सरकार ने अपनाया है उसको यूपी में अप्लाई कीजिए। उससे फायदा होगा, प्रदेश की जनता का जीवन बचाया जा सकता है और हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी इसके लिए पूरी तरह से ओपन है, इसको राजनीति से बिल्कुल अलग कर देते हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा योगी जी कि आप अपनी एक टीम भेजिए और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे कि कैसे यूपी में कोरोना से लोगों का जीवन बचे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं और लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, तो ये इससे